हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल टू द पॉइंट में। इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या, कितने प्रकार का बन सकता है और इसको हम आसान तरीके से याद कैसे रख सकते हैं। किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं, हम पूरी तरह से कंसेप्ट से इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आगे आने वाले या होने वाला जो परीक्षा है, बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न होने वाला RO और PCS, यहाँ तक कि मेंस में भी पारिस्थितिकी और पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उपभोक्ता के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को आधार बनाकर, ठीक है, संख्या को यदि आधार बना करके हम पिरामिड को तैयार करते हैं तो इसको संख्या पिरामिड कहते हैं। यदि उत्पादक और उपभोक्ता के जैव भार को आधार बना करके यदि पिरामिड का निर्धारण किया जाता है, जिसको बायोमास पिरामिड, जैव भार पिरामिड कहा जाता है। यदि उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाह होने वाली ऊर्जा यानी प्रवाहित ऊर्जा को आधार बना करके पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण किया जाता है तो उसे ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। आइए दोस्त, इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड जो संख्या पिरामिड है और जैव भार पिरामिड है, ये उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है, लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड है वो सदैव सीधा बनेगा। हम देखते हैं संख्या पिरामिड। देखिए, संख्या पिरामिड, देखिए आप पिरामिड बनाने से पहले ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पिरामिड बनेगा कैसे। देखिए, पिरामिड बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आधार को आपको लेना है। जो हरे वनस्पति है वहाँ से यदि संख्या काउंट करनी है, या तो जैव भार कैलकुलेट करना है या तो ऊर्जा कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करना हो आपको हमेशा उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होगा वहीं से आपको कैलकुलेट करना चालू करना है। जो देखिए, घास स्थल हो गया और तालाब हो गया। देखिए, इसका जो संख्या पिरामिड होगा सदैव सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, घास के जो मैदान होंगे उसमें छोटे छोटे घासों की संख्या बहुत अधिक होगी, उस पर निर्भर छोटे मोटे कीट पतंगे, ठीक है, यानी और ऊपर जाएंगे तो मेढक वगैरह, सर्प वगैरह, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। मतलब जो घास का मैदान है, ठीक है, उसमें घास की संख्या अधिक है, उस पर निर्भर जो अन्य जीव जंतु हैं उनकी संख्या धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो कम होती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ यदि जा रहे हैं और हमें उनकी संख्या में कमी आ रही है, ठीक है, यदि वहाँ पे जीवों की संख्या में कमी आ रहा है तो वहाँ पे जो पारिस्थितिकी पिरामिड बनेगा, संख्या पिरामिड, वो सीधा होगा। मतलब तालाब का और घास का, मतलब जो भी आपका जलीय क्षेत्र होगा, ठीक है, नदी होगा, झील होगा, तालाब होगा, या तो महासागर होगा, या घास का मैदान होगा, या जंगल होगा। ठीक है, यदि आप जंगल भी कह लें, ठीक है, तो जंगल का भी संख्या पिरामिड होगा, वो भी हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, मतलब घास के मैदान, जंगल और नदी तालाब का संख्या पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है, यदि एक वृक्ष का आपसे संख्या पिरामिड पूछा जाए तो वो उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष, देखिए, जो आधार तल है, क्या वृक्ष है, जो वहाँ पे आधार है, प्राथमिक उत्पादक वृक्ष है, उस पर छोटे छोटे कई सारे परजीवी हैं, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। ठीक है, एक वृक्ष होगा उसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि एक वृक्ष है, उस पर जो चिड़िया हैं, जो शाकाहारी अन्य छोटे छोटे जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी संख्या अधिक है। मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ केवल एक वृक्ष पर हम देखेंगे जाएंगे तो वहाँ पे ये आप पाएंगे कि अन्य जीव जंतुओं की संख्या, मतलब उस वृक्ष पर निर्भर छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े हैं या पक्षी हैं, उनकी संख्या नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है। मतलब निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ हम जा रहे हैं किसी एक वृक्ष को आधार बना करके, तो संख्या बढ़ रही है, इसलिए एक वृक्ष की जो संख्या पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। आइए
आई होप दैट आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। आइए अब ऊर्जा बायोमास पिरामिड देखते हैं। कोई जंगल हो या तो घास का मैदान हो, ठीक है, जंगल हो या घास का मैदान हो, ठीक है, उसका जो जैव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि जंगल या जो निम्न पोषण स्तर पे, ठीक है, वहाँ पे जो भी हरे वनस्पति होंगे उनका भार अधिक होगा। उन पर जो निर्भर शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु होंगे उन सबको देखे जाएंगे। तो जैसे जैसे आप निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ जा रहे हैं तो जैव भार में कमी आ रही है, जैव भार में कमी आएगी। इसका मतलब जो यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा सीधा बनेगा इस पिरामिड का, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि एक हम जलीय तंत्र की बात कर लें, ठीक है, कोई भी जलीय तंत्र तालाब हो या झील हो, ठीक है, या तो समुद्र हो, यदि इसकी जलीय तंत्र की यदि हम पारिस्थितिकी पिरामिड में जैव भार को हम देखते हैं तो देखिए आप किसी भी तालाब में या तो झील में देखेंगे तो जो छोटे छोटे घास होते हैं, ठीक है, कुछ शाकाहारी मछलियाँ होती हैं बहुत छोटी छोटी, उनको जो खाने वाले मछलियाँ होती हैं ऊपर जाएंगे तो उनका भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो प्राथमिक उत्पादक होगा हरे वनस्पति जो होगा तालाब में या तो किसी भी जलीय तंत्र में, ठीक है, घास कह लीजिए या तो आप इसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, फाइटोप्लैंक्टन एक घास है जो छोटी मछलियों के लिए मुख्य आहार का काम करता है, शैवाल वगैरह इसी टाइप का होता है। तो इसका पूरा भार ले लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन या छोटी छोटी घासों का भार आप ले लीजिए, उन पर निर्भर छोटी मछलियाँ उनका भार थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। छोटी मछलियों के ऊपर बड़ी मछलियाँ निर्भर करती हैं, उनका भार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर उसी जलीय तंत्र में देखेंगे जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनका भार आप कैलकुलेट करेंगे तो उनका भार सबसे अधिक हो जाएगा। मतलब जो है कि जो भी जलीय पिरामिड होगा उसका बायोमास, ठीक है, जैव भार सदैव उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा कि जो वहाँ पे उत्पादक हैं, ठीक है, जो हरे वनस्पति जिसको फाइटोप्लैंक्टन कह लीजिए, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ इस पारिस्थितिकी तंत्र में आप जा रहे हैं तो भार में वृद्धि हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जैव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड उल्टा बनेगा, ठीक है, तालाब या जली का, ठीक है। लेकिन यदि घास का मैदान होगा या तो आपका जंगल होगा तो उसका सीधा बनेगा। ऊर्जा पिरामिड देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में चाहे वो जलीय तंत्र हो चाहे स्थलीय तंत्र हो उसमें ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। क्यों सीधा बनता है? लिंडमान का नियम आप पढ़े होंगे, ठीक है, लिंडमान का 10% ऊर्जा का नियम ये क्या कहता है कि यदि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादकता होगा यानी हरे वनस्पति होगा अगर उसमें 1000 यूनिट, ठीक है, 1000 यूनिट उसमें प्रवेश करता है तो अगले स्तर पे मात्र इसका 10% ही जाएगा, ठीक है। मतलब जो शाकाहारी यहाँ पे होंगे, जो शाकाहारी जीव जंतु होंगे वहाँ पे 10% जाने का मतलब हुआ कि आपका मात्र इनको 100 यूनिट मिलेगा। जो मांसाहारी होंगे फिर इसका 10% इनको मिल जाएगा। तो जो मांसाहारी होंगे उनके पास मात्र 10 यूनिट जाएगा। उसके ऊपर और कोई है तो उसके पास मात्र 1 यूनिट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ हम जा रहे हैं तो ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है। ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में ऐसा ही होता है, ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन है, इसलिए ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। आई होप दैट आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स ओवरऑल हम पूरे टॉपिक को एक बार और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो संख्या पिरामिड होगा संख्या को आधार बना करके बनाया जाएगा। घास स्थल होंगे, जंगल होगा या तो तालाब होगा या जलीय तंत्र जिसको आप कह लीजिए, वहाँ पे संख्या पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। एक वृक्ष का यदि संख्या पिरामिड हम लेंगे तो उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर हम जा रहे हैं तो जीवों की संख्या में वृद्धि हो रहा है। बायोमास पिरामिड घास का मैदान ले लीजिए या तो तालाब आप ले लीजिए, ठीक है, सॉरी घास का मैदान या तो कोई जंगल ले लीजिए, उसका जो भार पिरामिड होगा वो सदैव सीधा बनेगा क्योंकि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ हम जा रहे हैं तो जैव भार में कमी होता चला जा रहा है। जैसे आप ये फिगर से एकदम स्पष्ट आप समझ गए होंगे। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए भार में जो है कि कमी आ रहा है, भार में कमी आ रहा है। तो यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा बायोमास या जैव भार पिरामिड कह लीजिए, घास के मैदान हो या तो जंगल हो, ठीक है, सीधा बनेगा यहाँ पे।
जैव भार पिरामिड, ठीक है। लेकिन यदि एक तालाब की हम बात कर लें, ठीक है, तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे घास होते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, देखिए फाइटोप्लैंक्टन जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के मुख्य आधार, ठीक है, किसी भी जीव में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवेश करने का मुख्य आधार वनस्पति होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई जलीय तंत्र है, ठीक है, उस जलीय तंत्र में ऊर्जा को प्रवेश करने का जो मुख्य आधार प्रदान करता है वो फाइटोप्लैंक्टन घास ही प्रदान करता है, जिसको समुद्री घास कहा जाता है। मतलब जो भी समुद्री जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं वो इनको खाते हैं, इनके ऊपर जो मांसाहारी होते हैं उनको खाते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। तो जो समुद्री घास वगैरह होगा, ठीक है, इनका विकास बहुत तेजी से होता है, इनकी मात्रा तो कम होती है लेकिन विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो इनकी यदि भार देखेंगे, जैव भार देखेंगे तो वो कम होता है। उनके ऊपर जो भी निर्भर शाकाहारी, उनके ऊपर मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो उनका जो जैव भार होता है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जलीय तंत्र होगा उस जलीय तंत्र का जो जैव भार पिरामिड होगा वो सदैव सीधा बनेगा। ऊर्जा पिरामिड के बाद में आप तो क्लियर हो गया होगा, ऊर्जा पिरामिड जलीय तंत्र हो गया, स्थलीय तंत्र हो उसका सदैव सीधा ही बनेगा। धन्यवाद तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण से महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए।